हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए फिर से मैं आपका लेके आई हूँ आपके लिए एक इंग्लिश का पीवाईक्यू सेशन। आज हम फिर से यहाँ पर इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ करेंगे। आप साथ में आंसर दीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्लास को बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन, सेकंड है एनालिसिस, थर्ड है इन्फ्रेंस और फोर्थ है आपका एक्सट्रापोलिटेशन। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा वे है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं और उसका गेस करते हैं। तो जो गेस करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, उससे जो फैक्ट्स मिलेंगे वो किस चीज़ में आएंगे, हमारी मेथड से, इस मेथड्स में किस में हम अचीव करेंगे, किस में से अपने इसको लेकर आएंगे। तो बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन, मैं बता देती हूँ, सारे को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लेनेशन का मीन्स होता है क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई करना। एनालिसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन करना, कि किसी भी चीज़ को अगर हमने एनालिसिस करना ना, पहले हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे। इन्फेरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना, यानी कि किसी भी एविडेंस को कंक्लूड करना, लास्ट में कंक्लूजन निकालना। और एक्स्ट्रापोलिटेशन का मीनिंग होता है आपका कि प्रेडिक्ट करना, डाटा निकालना, डाटे को प्रेडिक्ट करना, डाटा को प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी लगाना। ठीक है, तो अब देखना, प्रेडिक्ट करना और गैसिंग करना, तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या है, कि जिससे हम गैस करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, वो फैक्ट कौन सा है इसमें से। आपका ऑप्शन राइट हुआ फोर्थ, एक्स्ट्रापोलिटेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, A language teacher must promote learners for free writing as the key benefits of free writing is that। एक टीचर बच्चों को प्रमोट कर रही है फ्री राइटिंग लिखने के लिए। ठीक है, तो उस फ्री राइटिंग का क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है, इट encourages learners to write fluently and creatively, gives the freedom to write or not। थर्ड ऑप्शन है, does not make them feel that they have to write much or be totally accurate। फोर्थ ऑप्शन है, कैन इनकॉर्पोरेट फीचर्स ऑफ रिटन लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज। अब फ्री राइटिंग के लिए टीचर प्रमोट कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि टीचर कह रही है कि आप फ्री हो लिखने के लिए, आप बोलने के लिए फ्री हो, आप फ्रीली लिखो, प्रमोट करिए, लिखो जो भी मैं टॉपिक दे रही हूँ। क्योंकि ना जो छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ पर फ्री राइटिंग के लिए हम ज़्यादा बच्चे को बोलते हैं। जो पैराग्राफ का राइटिंग सेशन होता है ना आपका, उस राइटिंग सेशन में हम बच्चे को इस तरह के टॉपिक्स देते हैं कि वो फ्रीली लिखे। जैसे फर्स्ट क्लास है, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा को पैराग्राफ लिखने के लिए किस में देंगे, या तो हम उसका बेस्ट फ्रेंड लिखवाएंगे। बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, माई मदर, माई फादर। क्यों, क्योंकि वहाँ बच्चा फ्रीली अपने आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करते, अपने जो पर्सन है उसके, जो जिनको वो जानता है, उनके बारे में अच्छे से लिख पाएगा, ताकि वो एक क्रिएटिविटी से लिखे, क्रिएटिविटी बच्चे में आए और बच्चे की फ्लुएंसी अच्छी बने, एक्यूरेट बने। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अनकरेज कर रहे हैं बच्चे को फ्री लिखने के लिए, ताकि बच्चे की फ्लुएंसी बने और बच्चे की क्रिएटिविटी आए। तो आपका ऑप्शन राइट हुआ वन, अनकरेज लर्नर्स टू राइट फ्लुएंटली और क्रिएटिवली। देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि गिव द फ्रीडम टू राइट और नोट, कि हम बच्चे को फ्रीडम देंगे लिखे या नहीं लिखे, ऐसा नहीं करना। डज नॉट मेक देम फील दैट दे हैव टू राइट मच और बी टोटली एक्यूरेट, ऐसे भी नहीं करना कि हमने बच्चे को ये कहना है कि पूरा एक्यूरेट ही लिखो। नहीं, आप अपनी मर्जी से लिखिए जैसे आपको ठीक लगता है। क्योंकि ना ऐसे हम प्राइमरी लेवल पर हमें बच्चों को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो लिखें, और वो ऐसे टॉपिक्स को लिखेंगे जो उनके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करते हुए होंगे। फोर्थ ऑप्शन है, बी इनकॉर्पोरेट फीचर्स रिटन लैंग्वेज फॉर देयर फर्स्ट लैंग्वेज, ऐसे भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एज अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ यू आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट थ्रू आउटली। ठीक है, टीचर कह रही है फिफ्थ क्लास के बच्चे को कि आप जो आपका टेक्स्ट है उसको थ्रोली रीड करो, पूरे पहरे को या जिसको भी आपको जो मैटर दिया उसको पूरा रीड करो। देन यू आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और जो आपको आंसर दिए गए हैं, मान लीजिए पहरा दिया गया है, इस पहरे के बाद में नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आप आंसर्स करो। ठीक है,
इन दिस प्रोसेस यू आर इनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर डैश। अब इस तरह से आप बच्चों को इनकरेज कर रहे हो तो वो किस तरह की रीडिंग का पार्ट है। मैंने आपको पहले जब सेशन हुए थे तो 2 रीडिंग करवाई थी। मैंने कहा था कि एक स्कैमिंग रीडिंग होती है, एक स्किनिंग रीडिंग होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव, इनको पार्ट बताया था। बट कई बार एग्जाम में इनसे ना बिल्कुल अलग डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि अब क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ता है। तो एक बार मैं 4 की 4 रीडिंग को आपको फिर से एक बार करवा देती हूँ। इन चारों को थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस से हम समझेंगे। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं स्कैनिंग की। स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका स्कीमिंग में हमें क्विक ओवरव्यू लेना है, क्विक ओवरव्यू, ठीक है। अब आता है आपका इंटेंसिव रीडिंग में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस। ये मैंने आपको स्कैनिंग का पार्ट बताया था। स्कैनिंग का पार्ट है अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ स्कैनिंग ही आता है, इंटेंसिव ना है। लेकिन अगर इस तरह से डिफरेंट करके आता है तो हमने माइनर से इनके अंदर डिफरेंस को समझना है, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ है आपका एक्सटेंसिव में हम क्या करेंगे, फॉर जर्नल ओवरव्यू, ठीक है। ये टर्म्स आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्कैनिंग में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें जो पर्टिकुलर हमें चीज़ चाहिए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि फ़ोन डायरेक्टरी, अगर आप फ़ोन डायरेक्टरी में किसी का नंबर पर्टिकुलर चाहिएगा तो आप उसी नंबर के पास, नेम के पास जाओगे जिसका आपको नंबर चाहिए। स्कीमिंग में क्विक ओवरव्यू, जैसे कि हम न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ ली, हमने किसी बुक की कोई समरी पढ़ ली, कोई हमने उसका जो हाईलाइट वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ लिया, वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आता है। इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करेंगे, हम डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या करेंगे, हम फॉर जर्नल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको आंसर आ ही गया होगा इसका। आपका आंसर इसमें आता है फॉर इंटेंसिव रीडिंग, कि टीचर क्या कर रही है, कॉम्प्रिहेंशन को डीप से स्टडी करो, फिर उनके क्वेश्चन के आंसर्स दो, ठीक है। तो यह इंटेंसिव रीडिंग आपका इसका आंसर हुआ राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन द, फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड इज taught the rules of grammar, child is given practice in translation, child is given opportunity to read, child has exposure to the language। अब लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बोल रहे हैं कि जब बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है ना, तो किस तरह का कैसे एक्वायर करेगा एक्विजिशन को, क्या चीज़ें बच्चे के आसपास होनी चाहिए। देखिए जब भी बच्चे से हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं लोग, एक्विजिशन आपके इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। इन्वायरमेंट में उसके फैमिलीज आएगी, ठीक है, फिर उसकी कम्युनिटी कैसी है, उसका स्कूल, ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चे की लैंग्वेज में हेल्प करती हैं। एक फैमिली सबसे बड़ा पहला ऐसा वो माना गया है कि फैमिली में ही बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है, अपनी मदर टंग को सीखता है, वहीं से बच्चे की फ्लुएंसी बनती है, वहीं से बच्चे का टोन बनता है। जैसा इन्वायरमेंट फैमिली का होगा बच्चे का इन्वायरमेंट वैसा ही लैंग्वेज पर भी इम्पैक्ट बच्चे का पड़ेगा। देखिए ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे की भाषा पर उसकी मदर का इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक बात लेकर चलते हैं कि आपकी किसी की फैमिली का इन्वायरमेंट देखिएगा आप, जैसे कि आपकी फैमिली में आपकी मदर शुद्ध हिंदी बोलती है या इंग्लिश बोलती है, ठीक है, तो मदर जैसे बोले कि बच्चा वैसा ही बोलेगा, चाहे अदर फैमिली मेम्बर्स किसी भी भाषा का यूज़ करते हुए हों, ठीक है। तो मदर का इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ेगा। अगर मदर शुद्ध हिंदी बोल रही है तो बच्चा भी शुद्ध हिंदी में ही बात करेगा, चाहे अदर इन्वायरमेंट में आपके कोई भी लोकल लैंग्वेज का आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एक्सपोजर, कैसा इन्वायरमेंट, कैसी कम्युनिटी, कैसा फ्रेंड सर्कल बच्चे को दे रहे हो, तो बच्चे पर उसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। हम कोई ग्रामर बच्चे को नहीं सिखा रहे, कुछ ट्रांसलेट करना नहीं सिखा रहे, हम उसको कुछ पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, लेकिन हम उसको एक्सपोजर दे रहे हैं, उसको हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन हुआ फोर्थ ऑप्शन कि एक्सपोजर टू द लैंग्वेज के लिए एक्सपोजर दें। कोई रूल्स नहीं बताएं ग्रामर के, प्रैक्टिस ट्रांसलेशन की नहीं करवाए हैं, कोई रीडिंग करने के लिए बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो एक्विजिशन कैसी होगी, बच्चा इन्वायरमेंट से सीखेगा। 4 ऑप्शन इज आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग मदर टंग इन क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द डैश मेथड। एक्सक्लूड करना है मदर टंग को, कि हमने क्लासरूम में मदर टंग को इंक्लूड नहीं करना, अपोजिट लिखा हुआ है एक्सक्लूड करना। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, एक्सक्लूड लिखा हुआ है कि हम ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते।
अब मदर टंग यूज़ नहीं कर रहे, मतलब हम टारगेट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। टारगेट लैंग्वेज यानी कि सिर्फ वन लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं जो हमने बच्चे को सिखानी है, हम उसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज का डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेचुरल मेथड, बिल्कुल भी नहीं, नेचुरल मेथड का यूज़ हम कर ही नहीं रहे। सेकंड है बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड तब होता है जिसमें हम 2 लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज से बच्चे की सेकंड लैंग्वेज जब हम जाते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी से हमने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो हम बाइलिंगुअल मेथड का यूज़ करेंगे। थर्ड ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो लिंगुअल की तो बात ही नहीं, कोई बच्चे को सुना नहीं रहे हैं हम, ठीक है ना। फोर्थ डायरेक्ट मेथड, अब डायरेक्ट मेथड ही होता है आपका जिसमें हम मदर टंग को एक्सक्लूड करते हैं, प्रोहिबिटेड मानी जाती है डायरेक्ट मेथड में कि हम बच्चे की मदर टंग का यूज़ नहीं करेंगे। जो बच्चे को हमने टारगेट लैंग्वेज सिखानी है उस टारगेट लैंग्वेज में हम सब चीज़ें टारगेट लैंग्वेज में ही बच्चे को बताएंगे, चाहे उसको समझ में आए या नहीं आए। बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है कि क्लासरूम में अगर हमने इंग्लिश बच्चे को सिखानी है तो सिर्फ इंग्लिश पर ही फोकस करेंगे, इंग्लिश ही टीचर बोलेगी, हिंदी और उसकी मातृभाषा का मदर टंग का टीचर यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हुआ आपका डायरेक्ट मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which tools allow for synchronous and asynchronous online teaching opportunities? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बुक, सेकंड है रेलवे टिकट, फोर्थ है टेलीविज़न और फोर्थ है पैडलेट। देखिए अब सिंक्रोनियस क्या है और एसिंक्रोनियस क्या है। देखिए सिंक्रोनियस एक टूल है, ये टूल क्या है, ये कम्युनिकेशन की स्किल के आपके पार्ट हैं। कि हम जब बात करते हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन में 2 वर्ड बड़े फेमस हो गए हैं। सिंक्रोनियस होता है रियल टाइम, रियल टाइम में जब हम आपस में कम्युनिकेट करते, मान लीजिए आपकी ऑनलाइन क्लास, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप साथ साथ टीचर के आंसर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स, या आपकी स्कूल, जहाँ स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हो, जहाँ स्कूल में बच्चे को पढ़ाओगे आपको आंसर साथ साथ मिलेंगे, आप साथ साथ बातचीत करोगे, साथ साथ आपको फीडबैक मिलेगी, वो आपकी सिंक्रोनियस में आता है। रियल टाइम टीचिंग जब हम करते हैं वो सिंक्रोनियस का पार्ट है। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो शाम को ना सर के साथ, तो सर आपको पढ़ाते हैं, आप उनके आंसर साथ साथ करते हो, आपस में बीच बीच में आप बातें भी करते रहते हो बहुत सारी, है ना, कभी मजाक करोगे, कभी किसी का मजाक उड़ा रहे, तो वो सिंक्रोनियस में आता है। क्यों, आप उसी टाइम पर रिसेंट टाइम में ही सामने वाले को बात कर रहे हो और वो आपको उसका आंसर भी साथ साथ दे रहा है। और असिंक्रोनियस क्या होता है, इसमें डिले होता है कि आपको फीडबैक डिले मिलेगी, आपको आंसर्स डिले मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पे आपने अपने फ्रेंड को मैसेज कर दिया, अब आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया बट आपके फ्रेंड ने उसका आंसर नहीं दिया। अब आंसर नहीं दिया मीन्स वो डिले है कि वो क्या आपको 1 घंटे बाद उस मैसेज का रिप्लाई करे, उसे बोलते हैं एसिंक्रोनियस टीचिंग, ठीक है। और एसिंक्रोनियस टीचिंग में आएगी मेरी रिकॉर्डेड क्लास, कि मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दी और आप उसके आंसर्स मुझे बाद में बता रहे हो, कल बताओगे या कल दोपहर तक, शाम तक या परसों तक, जब भी आपका मन होगा आप देख लोगे और फिर मुझे रिप्लाई करोगे, वो आता है एसिंक्रोनियस में, ठीक है। तो सिंक्रोनियस हुआ आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब आप टीचर आपके सामने प्रेजेंट है या 2 लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं। एसिंक्रोनियस में आएगा कि बाद में आपको रिजल्ट मिलना, बाद में आपको फीडबैक मिलना, बाद में आपको आंसर्स मिलना। जैसे कि ईमेल कर देना, है ना, ईमेल कर दिया, मैसेज ड्रॉप कर दिया आपने फेसबुक पे या किसी भी ऐप पे, या फिर जैसे हम पहले टाइम में लेटर लिखते थे, लेटर लिख दिया, बाद में आपको आंसर मिलेगा, उसका बाद में उसका आंसर आएगा, तो डिलेड में आता है। तो ऑनलाइन टीचिंग के ये पार्ट है। तो इसमें से आपने ऐसे बताना है कि ऐसा कौन सा टूल है जो दोनों के साथ मिक्स है। टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक हमारा कहीं ना कहीं आपका सिंक्रोनियस में आता है या सिंक्रोनियस में आ जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक रिकॉर्डेड है, आपने बाद में पढ़ ली, कभी पढ़ ली, क्लास में पढ़ ली और बाद में भी आप उसको पढ़ सकते हो। रेलवे टिकट आपने प्रेजेंट में ले ली, ये सिंक्रोनियस का पार्ट। टेलीविज़न तो दोनों में ही आता है, सिंक्रोनियस में भी नहीं, एसिंक्रोनियस में आएगा, ठीक है। पैडलेट आपका सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस दोनों का ही पार्ट है। यहाँ पर रियल भी टीचिंग भी होती है और आपकी ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, पैडलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हुआ राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, अगर आपको ये PDF चाहिए तब मुझे बता दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टूल इज नॉट आइडल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा टूल इसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आइडल नहीं है, कौन सा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। 2 तरह के असेसमेंट्स बताई थी मैंने आपको, मैंने कहा था एक होती है आपकी समेटिव असेसमेंट, एक होती है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ऑनगोइंग, जो चलती है, जो जैसे कि आपका मंथली टेस्ट हो गए, UT हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए आपके, ठीक है, आपके असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, वो होते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और एक होती है सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट होते हैं आपके फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल कौन से नहीं है,
ठीक है। देखिए असाइनमेंट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आएगा, सबमेटिव असेसमेंट में आएगा, इसे फाइनल टेस्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, क्लासरूम प्रेजेंटेशन भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। एक जो आपका पेपर पेंसिल है ये सबमेटिव असेसमेंट में आता है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ पेपर पेंसिल टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन। अगला है यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो हम ऑब्जेक्ट डेली रूटीन में रोज़ यूज़ करते हैं उन्हें किस तरह के टूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ उनसे मेथड्स हम ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। पहला है रीलिया, सेकंड है लैंग्वेज गेम्स, थर्ड है टीचिंग एड्स और फोर्थ है टेक्स्ट। देखिए एवरीडे जो ऑब्जेक्ट्स हम टीचिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ये कह रहे हैं जब हम टीच करते हैं बच्चों को लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जब हम ऑब्जेक्ट्स को एवरीडे यूज़ कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे रीलिया। जो रियल टाइम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं रीलिया। तो लैंग्वेज गेम्स नहीं होंगे, टीचिंग एड्स नहीं होंगे, टेक्स्ट नहीं होगा, रीलिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको स्टार कर लीजिए आप। चलिए, इंडियाज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एम्स टू प्रमोट। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसको प्रमोट करता है? मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन को, मोनो लैंग्वेज एजुकेशन को, बाइलिंगुअल एजुकेशन विद फोकस ऑन हिंदी, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म को। मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट करता है लेकिन मदर टंग को भी करेगा। मोनो लैंग्वेज को एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। बाइलिंगुअल एजुकेशन फोकस ऑन हिंदी, बिल्कुल हिंदी पे फोकस नहीं करना है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म पर। ठीक है, मदर टंग भी होनी चाहिए, उस बेस पर मल्टीलिंग्विज्म लैंग्वेज की बात करता है हमारा NEP 2020 भी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नोट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अप्रोचेज हुई थी, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच आपकी। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी थी। तो पहला ऑप्शन है लर्नर्स रिले ऑन बैकग्राउंड नॉलेज, सेकंड ऑप्शन है लर्नर्स गेस द इंटेंडेड मीनिंग, थर्ड ऑप्शन है लिसनर यूज लैंग्वेज ऑफ द वर्ड, फोर्थ ऑप्शन है लिसनर नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहा है, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में ये बात कर रहा है कि आपने क्या इसमें से ट्रू नहीं है। ठीक है, अब टॉप डाउन ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, है ना, ये टॉप डाउन हुआ। बॉटम डाउन नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी। जो आपका टॉप डाउन है वो क्या करती है, होल टू पार्ट की बात करती है, और बॉटम डाउन पार्ट टू होल। ठीक है, यहाँ टुकड़ों में पढ़ के हम एक रूल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन नीचे आना हो तो टॉप डाउन, ये आपके टॉप डाउन से कि हम रूल को तोड़ के उसके सही जो एक्चुअल चीज़ होती है उस तक आना है हमने। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पढ़ लीजिए, लिसनर रिले ऑन बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे को हमने बैकग्राउंड नॉलेज देनी है तो हम पार्ट से उसके होल तक चलेंगे। सेकंड ऑप्शन लिसनर गेस द इंटेंडेड मीनिंग। ठीक है, टीचर लिसनर क्या करेगा, मीनिंग गेस भी करेगा कि हाँ अगर ये चीज़ होगी तो ऐसे होगा, ये चीज़ हुई तो ऐसे होगा, फिर लास्ट में हम उस तक पहुंच जाते हैं, एग्जाम्पल तक पहुंच जाए। रूल टू एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लिसनर यूज नॉलेज ऑफ द वर्ड, यहाँ पे लिसनर नॉलेज करेगा, वर्ल्ड की लेगा, कैसे लेगा, टुकड़ों में लेगा, ये ले ली फिर ले ली। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके रिलेट करते हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है लिसनर नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, हमने एवरी वर्ड यूज आ गया, तो हमें पूरे एवरी वर्ड जरूरी नहीं कि हर लिसनर को सारे के सारे वर्ड्स की जरूरत होगी। पूरे वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, उन वर्ड्स को एक एक वर्ड्स को तोड़कर फिर पूरे वर्ड पे आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन हुआ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 जनवरी, सेकंड है 4 फरवरी, थर्ड है 21 फरवरी और फोर्थ है आपका 13 फरवरी। याद कर लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन राइट है 21 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल रिटन टू अ कोलीग हु इज अ फ्रेंड। तो किस तरह का एक फ्रेंड ने अपने कोलीग को, फ्रेंड को मैसेज लिखा, रिटर्न मेल डाली, तो किस तरह की मेल है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, बिजनेस है, कॉरस्पॉन्डेंस है। तो समझ गए कि लेटर लिखा एक फ्रेंड है उसने, तो किस में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा। ठीक है, फॉर्मल ऑफिशियल जब बात करते हैं ऑफिस की, कि फॉर्मल लैंग्वेज हमने बात करनी, कुलीग टू कुलीग होता तब हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असेसमेंट डन थ्रू आउट टीचिंग टू क्लैरिफाई लर्निंग इज कॉल्ड। अब असेसमेंट में थ्रू आउट टीचिंग की बात हो रही है। ठीक है,
थ्रू आउट टीचिंग यानी कि हम पूरा लगातार उसकी टीचिंग की बात कर रहे हैं, थ्रू आउट टीचिंग की बात कर रहे हैं। देखिए ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकंड है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, थर्ड असेसमेंट इन लर्निंग और फोर्थ है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है आपका ऑन गोइंग, जो चलता रहता है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया आपका, समेट कहीं ना कहीं आपका ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। फिर आता है आपका लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग होता है फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम। फिर आता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें आएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट, कि इसमें बच्चा स्टूडेंट है जो अपने आप से ही अपना टेस्ट लेगा, उसको खुद से ही जानेगा कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन खुद का करेगा बच्चा। ठीक है, तो थ्रू आउट की बात कर रहे हैं तो थ्रू आउट में आएगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर रीच प्लेड ऑडियो ऑन हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज क्लास की बात कर रहा है एक टीचर, उसने ऑडियो प्ले कर दी हेल्थ इज वेल्थ पर, एंड गिव हैंड आउट्स फॉर टिकिंग करेक्ट आंसर, और फिर उसने हैंड आउट्स दिया कि वो आंसर को टिक करें। द ऑब्जेक्ट वाज टू एबल लर्न चिल्ड्रन, तो किस तरह का ऑब्जेक्ट वो लर्निंग करने में हेल्प करेगा बच्चों की। फर्स्ट ऑप्शन है हियर द लेसन ऑन हेल्थ, थर्ड है एंगेज विद द टास्क, फोर्थ है लिसन एंड एनालिसिस एनालाइज आइडिया, फोर्थ है मेमोराइज द लेसन ऑन वेल्थ एंड हेल्थ। ठीक है, अब टीचर ने क्या किया, ऑडियो सुनाई बच्चों को, फिर कहा कि आप आंसर्स को करेक्ट करो। तो इसमें क्या होगा कि टीचर क्या कर रही है, बच्चों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर का, बच्चों को सुनवाना, लिसनिंग स्किल की एबिलिटी को डेवलप करना और आइडियाज़ को एनालाइज करवाना। ठीक है, हियर द लेसन ऑफ वेल्थ, लेसन थोड़ी पढ़ा रही है, बच्चों को सिखा रही है, लिसनिंग करवा रही है और साथ में एनालाइज करवा रही है, आइडियाज़ दिलवा रही है बच्चों को। एंगेज विद टास्क, टास्क में एंगेज नहीं कर रही, सिर्फ लिसनिंग ही तो कर रहे हैं बच्चे। हाँ, लिसनिंग और एनालाइजिंग आइडियाज़, यहाँ लिसनिंग भी कर रहे हैं और आइडियाज़ को एनालाइज भी कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। फोर्थ में मेमोराइज द लेसन ऑन हेल्थ एंड वेल्थ, यहाँ पर रट्टा की बात हो रही, रोट लर्निंग की बात हो रही कि बच्चे रटेंगे, मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं हो रही। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर इन लैंग्वेज लर्निंग, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है एरर लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है एरर हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, कि लैंग्वेज के जो एरर को हाइड करना है लर्निंग लैंग्वेज के प्रोसेस में। अगला है एरर आर नॉट ऑलवेज बैड एंड हेल्प इन लर्निंग। ठीक है, एरर कभी भी ज़्यादा हमेशा बुरे थोड़ी होते हैं, हेल्प करते हैं लर्निंग में, बिल्कुल ठीक है। एरर आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, एरर क्रूशियल एस्पेक्ट भी है कि बच्चा अगर हमेशा ही गलत करेगा तो कैसे बच्चा सही लर्निंग कर पाएगा। उनके जो बच्चा गलती करता है लर्निंग में एरर है, धीरे धीरे उन एरर को हमने ठीक करवाना है। फोर्थ है एरर हेल्प अंडरस्टैंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन हुआ फर्स्ट कि एरर को हाइड नहीं करना हमने लर्निंग प्रोसेस में, बल्कि बच्चे को उसके मिस्टेक के बारे में, एरर के बारे में हमने बच्चे को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिएटिविटी इन लर्निंग एजुकेशन इज, क्रिएटिविटी क्या है लर्निंग एजुकेशन में। फर्स्ट है ओपन एंडेड टास्क अलोइंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, सेकेंड है मार्जिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, थर्ड है यूजिंग न्यू टीचिंग मेथड्स, फोर्थ है यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो क्रिएटिविटी कैसी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी में क्या होगा, खुद से अंदाज़ा लगाइए आप। एक तो ओपन एंडेड टास्क होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, बिल्कुल। जब हम ओपन एंडेड टास्क करेंगे यानी कि बच्चे को खुलकर बोलने के मौके देंगे, ऑब्वियस से बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी, ये ऑप्शन पहले भी आया था आपके। मार्जिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट का मार्जिन कभी भी नहीं देंगे, है ना, एक टॉपिक देंगे, सब्जेक्ट से बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ही करेंगे। यूज़ न्यू टीचिंग मेथड्स, यहाँ यूजिंग का कोई टीचिंग मेथड का यूज़ हो ही नहीं रहा है, क्रिएटिविटी के लिए नए नए मेथड थोड़ी यूज़ करेंगे, है ना। यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, लर्नर शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एंड एरर इंडिकेट लर्निंग बाय एडवोकेट बाय, तो लर्नर शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज और एरर इंडिकेट लर्निंग, तो लर्नर ने क्या किया, एक्सपोज किया लैंग्वेज को और उसके एरर को वो इंडिकेट कर रहा है, तो किस तरह से कर, क्या चीज़ एडवोकेट हो रही है इनमें से। सबसे पहले बिहेवियरिस्ट है वो बच्चा, सेकंड कोग्निटिविस्ट है, थर्ड ह्यूमनिस्ट है, या साइको एनालिटिक्स है। कि बच्चे ने क्या किया, एरर को इंडिकेट कर रहा है, लैंग्वेज के बारे में सीख रहा है, तो किस चीज़ की बात हो रही है, बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि बच्चे ने लैंग्वेज सीखी, एरर को इंडिकेट किया। ठीक है, तो वो बात हो रही है कोग्निटिव की, तो आपका कोग्निटिव
ट्विस्ट आएगा सेकंड ऑप्शन। बिहेवियरिस्ट तो क्या बोलेंगे, बिहेवियर से बोलेंगे, नेचर से बोलेंगे, कैसे सीखो, ठीक है, अलग अलग है सबके इनके जो कोटेशंस कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाती है, ठीक है, कभी आएगी तो फिर मैं बाद में आपको बता दूंगी। सेकंड आंसर आएगा इसका आपका। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं, बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है डायलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। सेकंड है डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। थर्ड है डिस्ग्राफिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। फोर्थ है डायलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट, सेकंड है ऑप्शन बी और डी करेक्ट, थर्ड है ए और बी करेक्ट, और फोर्थ है सी और डी करेक्ट। डायलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, राइट, ठीक है। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। डिस्ग्राफिया रीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, अगले ने बता ही दिया राइटिंग और डिसऑर्डर। डायलेक्सिया राइटिंग डिसऑर्डर नहीं है, रीडिंग, ठीक है। तो ए और बी आपका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन हुआ राइट। अगला क्वेश्चन, रितु यूज विजुअल डिवाइसेस एंड गेम्स टू टीच इंग्लिश। विजुअल डिवाइसेस का यूज कर रही है और गेम्स टीचिंग इंग्लिश सिखाने के लिए। विच प्रिंसिपल शी अप्लाइंग, तो कौन सा प्रिंसिपल वो अप्लाई कर रही है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेटिंग विद लाइफ। तो यहाँ पर जो रितु है वो किस तरह के प्रिंसिपल का यूज़ कर रही है कि वो यूजुअल डिवाइस का यूज़ कर रही है, साथ में बच्चों को गेम के जरिए सिखा रही है। यहाँ पर जो रितु है वो बच्चों को मोटिवेट कर रही है, और जब वो विजुअल डिवाइस या टीचिंग मेथड का जब हम यूज़ करते हैं ना, मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है और हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं करे, बार बार हम बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, मोटिवेशन इंटरेस्ट करवा रहे हैं बच्चे का, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन हुआ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स एंड एन एक्सप्लिसिट मोरल कॉल्ड। शॉर्ट स्टोरी है और एनिमल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। पहला फैंटेसी, सेकंड है फेबल, थर्ड है साइंस फिक्शन, और फोर्थ है ट्रोलॉग। देखिए यहाँ पे आते हैं फेबल। फेबल ऐसी कथाएं होती हैं, लोक कथाएं लगा लीजिए आप, जहाँ पर करेक्टर एनिमल करेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मोगली कहानी सबने देखी होगी ना, कार्टून करेक्टर देखा होगा, तो वो फेबल है जहाँ एनिमल करेक्टर का स्टोरी में यूज़ किया जाता है, वो फेबल्स होते हैं, इंग्लिश में उन्हें फेबल बोलते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन सेकंड हुआ राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।